भारतीय विधिक एवं संवैधानिक इतिहास। प्रश्न 8वां ब, क्योंकि इसके 3 पार्ट बटे हुए हैं प्रश्न 8वां के अ ब, ठीक है ना। पेज नंबर 37। लॉर्ड वेलेज़ली द्वारा किए गए न्यायिक सुधारों का वर्णन कीजिए। सर जॉन शोर के पश्चात मई 1797 में लॉर्ड वेलेज़ली को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया, जो 1805 तक अपने पद पर रहा। उसने अपने कार्यकाल का अधिकांश भाग अंग्रेजों के लिए भारत के नए नए प्रदेशों को विभाजित करने तथा युद्ध करने में ही व्यतीत किया, लेकिन उसने कुछ प्रचलित न्याय व्यवस्था में भी सुधार कार्य किए। प्रचलित न्याय प्रशासनिक व्यवस्था में दोष। वर्तमान न्याय प्रशासनिक व्यवस्था में इस समय निम्नलिखित दोष थे। पहला, न्याय प्राप्त करने के लिए अधिक समय तथा धन की जो आवश्यकता पड़ने लगी, उससे सामान्य जनता के मन में न्याय प्रशासन के प्रति आस्था कम होने लगी। दूसरा, न्यायों के पास रुके हुए कार्यों का अधिक बोझ होने के कारण यह प्रयास किया जा रहा था कि कम समय में अधिक से अधिक मुकदमे तय किए जाएं। इस जल्दबाजी में न तो समुचित प्रशिक्षण ही हो पाते थे और न वैधिक निर्णय। इस प्रकार न्याय का स्तर गिरता चला जा रहा था। पॉइंट नंबर 3, कन्वेंशन ने जो कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण किया था, उसमें अभी पूर्णता नहीं आ पाई थी, क्योंकि गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद कार्यपालिका के प्रमुख अंग थे। सदर दीवानी अदालत की वह अब भी अध्यक्षता करते थे। इस प्रकार वे न्यायपालिका के भी अंग बने हुए थे। पॉइंट नंबर 4, फौजदारी न्यायालयों की भी संख्या बहुत कम थी, अतः अपर्याप्त व्यवस्था के अभाव में अधिकांश अपराधी स्वेच्छा घूमते थे। इस कारण जनजीवन असुरक्षित तथा लोगों में अनिश्चित प्राप्त थी। पॉइंट नंबर 5, न्याय प्रशासनिक व्यवस्था में भारतीयों को समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था और न उनकी सेवाओं का उचित संरक्षण ही था। पॉइंट नंबर 6, अधिकांश विधि अधिकारी जो न्याय प्राप्त का कार्य करते थे, वे अंग्रेज होते थे, अतः इस देश के निवासियों के रीति रिवाजों से पूर्णतः अपरिचित होने के कारण वे उन्हें न्याय दे सकने में असमर्थ थे। लॉर्ड वेलेज़ली द्वारा न्याय प्रशासन में सुधार। लॉर्ड वेलेज़ली ने न्याय प्रशासन व्यवस्था को दोष मुक्त करने के उद्देश्य से अपने कार्यकाल में निम्नलिखित सुधार किए। पहला, सदर दीवानी अदालतों के गठन में परिवर्तन। सदर दीवानी अदालतों की अध्यक्षता अभी गवर्नर जनरल व उसकी परिषद के सदस्य करते थे। लॉर्ड वेलेज़ली ने 1801 ईस्वी में अदालत व्यवस्था में निम्नलिखित परिवर्तन किए। सदर दीवानी अदालत तथा रद्दार निजामत अदालत दोनों के लिए 3 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई, जो गवर्नर जनरल द्वारा उसकी काउंसिल के परामर्श से नियुक्त किए जाते थे। इस प्रकार जब गवर्नर जनरल ने सदर अदालत के न्यायाधीशों के रूप में कार्य करना बंद कर दिया, सदर अदालत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर केवल उन्हीं व्यक्ति नियुक्त हो सकता था जो गवर्नर जनरल की काउंसिल का सदस्य हो। इस अदालत के 2 अन्य न्यायाधीश कंपनी के ऐसे सुयोग्य कर्मचारी में से नियुक्त हो सकते थे
जिन्हें प्रांतीय न्यायालय में न्यायिक कार्य का अनुभव हो। इस न्यायाधीशों की नियुक्ति भी गवर्नर जनरल द्वारा ही की जाती थी। यह व्यवस्था भी की गई थी कि इसमें कम से कम 2 न्यायाधीश आवश्यक रूप से उपस्थित रहकर खुली अदालत में न्याय प्रशासन किया करेंगे। हालांकि इस व्यवस्था में न्यायपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण काफ़ी हद तक पूरा हो गया, लेकिन अब भी थोड़ा सा संबंध शेष था, क्योंकि मुख्य न्यायाधीशों का पद अब भी गवर्नर जनरल की परिषद के एक सदस्य को ही सौंपा गया था। बाद में यह पृथक्करण 1805 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा पूरा किया गया, जब वेलेस्ली के बाद उसे कुछ समय के लिए दूसरी बार गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। पॉइंट नंबर 2, अपीली व्यवस्था में परिवर्तन। अपीली के संबंध में अभी तक यह व्यवस्था थी कि 5,000 रुपये से अधिक माल्यता के मामलों में प्रोविजनल कोर्ट ऑफ अपील द्वारा किए गए निर्णयों के विरुद्ध सदर दीवानी अदालतों में अपील दायर की जा सकती थी, परंतु यह नियम अभी तक वास्तविक संपत्ति पर लागू नहीं था। सदर दीवानी अदालत के पास काम घटाने के उद्देश्य से 1798 में इस परियोजना द्वारा अब हर प्रकार के मामलों में अपील की व्यवस्था प्रोविजनल कोड ऑफ अपील में कर दी गई। पॉइंट नंबर 3, दीवानी न्याय प्रशासन में सुधार। जिस समय लॉर्ड वेलेस्ली ने अपना पद ग्रहण किया, उस समय दीवानी अदालतों में इतने वाद निर्णय यथार्थ रुके पड़े थे कि उनको निपटाना एक समस्या बन गई थी। इस समस्या के समाधान हेतु लॉर्ड वेलेस्ली ने दीवानी न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित सुधार किए। सहायक न्यायाधीशों की नियुक्ति। 1803 ईस्वी की पहली तारीख को यह व्यवस्था की गई कि बढ़ते हुए काम को निपटाने के लिए आवश्यक साझा जाए तो जिला दीवानी अदालत को उसके कार्य में सहयोग देने के लिए अस्थायी रूप से सहायक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकेगी, जो कार्य की अधिकता समाप्त होती है। अपना पद त्याग देने के उस वादों तथा रजिस्ट्रारों व मुफस्सों के विरुद्ध उन अपीलों को तय करने का अधिकार भी होगा, जो समय समय पर जिला दीवानी अदालत उन्हें सौंपे। इसके द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध प्रोविजनल कोर्ट ऑफ अपील में अपील की जा सकती थी। रजिस्ट्रारों के क्षेत्राधिकारों में परिवर्तन। एक अन्य व्यवस्था द्वारा नियम बना दिया गया कि भविष्य में रजिस्ट्रारों द्वारा 200 रुपये के स्थान पर 500 रुपये की माल्यता के वाद तय किए जा सकेंगे तथा इन न्यायालयों के सही निर्णय को जिला दीवानी अदालत में चुनौती दी जा सकती थी। सदर दीवानों की नियुक्ति। न्याय प्रशासन को गति देने के उद्देश्य से 1803 ईस्वी में भारतीय न्यायाधीशों की एक नई श्रेणी का शुभारंभ हुआ, जिन्हें सदर अमीनों के नाम से पुकारा गया। ऐसे न्यायाधीशों की नियुक्ति किसी भी जिले के सदर मुकाम से की जा सकती थी तथा उन्हें जिला अदालत द्वारा स्वयं को सौंपे हुए 200 रुपये की माल्यता के छूट-पूट विवादों को तय करने का अधिकार दिया गया। इन अधिकारियों को कोई वेतन नहीं दिया जाता था। वह अपने निर्वाह के लिए अपने द्वारा निर्णीत मामलों में एक अपना रुपये कमीशन लेने को अधिकृत थे। उनके निर्णयों के विरुद्ध जिला दीवानी अदालतों में अपील की जा सकती थी। मुनस्फो सिलेक्शन ऑफ मुनस्फो।
मुनिसफों की नियुक्ति। मुनिसफों की नियुक्ति कौंसिल ने जमींदारों तथा तालुकेदारों की मुफस्सिल के पद पर नियुक्ति की व्यवस्था की थी तथा उन्हें 50 रुपये तक की माल्यता के छोटे छोटे विवादों को निर्णीत करने का अधिकार दिया गया था। वैसे तो यह न्यायालय बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ, लेकिन जो व्यक्ति उनकी अध्यक्षता करते थे उनका इसके योग्य होने में संदेह था। अतः लॉर्ड वेनेज़ोली ने उच्च स्तर का न्याय प्राप्त करने की आशा से 1803 ईस्वी में यह नियम बना दिया कि भविष्य में मुनिसफों के पदों पर जमींदारों तथा तालुकेदारों के अतिरिक्त योग्य के आधार पर दूसरे व्यक्ति ही नियुक्त किए जा सकेंगे। इन अधिकारियों का सच्चरित्र योग्य तथा पढ़ा लिखा होना आवश्यक बना दिया गया। इन अधिकृत अधिकारियों को भी कोई वेतन नहीं दिया जाता था तथा अपने निर्वाह के लिए निर्णय किए गए वादों में एक आना कमीशन प्राप्त करने को अधिकृत थे तथा इनके निर्णय के विरुद्ध जिला दीवानी अदालत में अपील की जा सकती थी। करमचंद पानी आगे है, वो पाइप होती है। पॉइंट नंबर 4, फौजदारी न्याय प्रशासन में सुधार। का सहायक न्यायाधीशों की नियुक्ति। फौजदारी न्याय प्रशासनिक क्षेत्र में न्यायाधीशों की संख्या अभी तक बहुत कम थी। प्रत्येक जिले में एक ऐसा अधिकारी होता था जिसे फौजदारी मामलों को तय करने का अधिकार था। 1796 ईस्वी में इस कठिनाई को दूर करने के लिए यह व्यवस्था की गई कि भविष्य में जिला मजिस्ट्रेटों को यह अधिकार होगा कि यह कार्यों में सहयोग देने के लिए अंग्रेज सहायक अधिकारियों को नियुक्त कर सकेंगे तथा उन्हें यह सब अधिकार होंगे जो जिला मजिस्ट्रेट के कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक है। अतिरिक्त मजिस्ट्रेट की नियुक्ति। 1803 ईस्वी में यह व्यवस्था की गई कि जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को भी मजिस्ट्रेटों के अधिकार दिए जा सकेंगे तथा ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार गवर्नर जनरल को ही होगा। इस अधिकार के अंतर्गत सर्वप्रथम कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद, पटना, बनारस तथा बरेली के पुलिस कप्तानों को मजिस्ट्रेट बनाया गया। दंडाधिकारियों की नियुक्ति। एक अन्य व्यवस्था द्वारा 1801 ईस्वी में जिले के मजिस्ट्रेटों को यह अधिकार दिया गया कि वह छोटे मोटे फौजदारी मामलों को तय करने के लिए उन्हें अपने अधीन कार्य कर रहे हिंदू तथा मुस्लिम विधि अधिकारियों को सौंप करते हैं। पॉइंट नंबर 5, मालगुजारी वसूली करने वाले अधिकारियों के अधिकार में वृद्धि। भू स्वामी को राजस्व वसूली करने के लिए प्राप्त अधिकार अपर्याप्त लग रहे थे, अतः इस कार्य को प्रभावशाली ढंग से पूरा कराए जाने के उद्देश्य से लॉर्ड वेनेज़ोली ने 1799 ईस्वी में यह व्यवस्था की गई कि भविष्य में जमींदार लोग समय पर मालगुजारी अदा न करने वाले किसानों से अधिक कठोर तरीके अपनाकर मालगुजारी वसूल कर समय पर खजाने में जमा करा देते तथा कलेक्टरों को भी यह अधिकार दिया गया कि वह ऐसे व्यक्तियों को न्याय के आदेश के बिना भी कुछ समय तक बंदी बना ले जिससे समय पर मालगुजारी वसूल हो जाए। उधर दीवानी न्यायालयों से भी राजस्व संबंधी मामलों को प्राथमिकता से तय करने को कहा गया।
इस प्रकार लॉर्ड वेनेजली की न्यायिक प्रशासनिक सुधार संबंधी योजनाएं सराहनीय रही, जिसमें न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण किया गया। भारतीयों को न्याय प्रशासन में समुचित स्थान प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 8वां ब।